नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पुलवामा हमला, जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का बड़ा कारण। विदेश मंत्रालय का बयान, कहा ध्यान भटकाने की बजाय मसूद अजहर पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। आतंकवाद और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार। प्रतिबंध को सरकार ने बताया बड़ी कूटनीतिक जीत। दो 200 किलोमीटर की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है फौनी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू। ओडिशा में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी। प्रधानमंत्री ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। पांचवें चरण के चुनाव से पहले दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने 55 सालों के शासन में सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष की राजस्थान में रैली, न्याय योजना का किया जिक्र। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, महागठबंधन को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लड़ रहे हैं चुनाव। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जाकिर नाइक की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त। चार्जशीट भी दायर। करीब 193 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान। लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद की भी करीब 73 लाख की संपत्ति जब्त। और सीबीएसई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी। हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा 499 अंक हासिल कर बनी टॉपर। त्रिवेंद्रम रीजन रहा अव्वल, चेन्नई दूसरे और दिल्ली रीजन तीसरे स्थान पर। और खबरों में सबसे पहले बात वैश्विक आतंकी मसूद अजहर से जुड़ी हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पुलवामा हमला जैश ए मोहम्मद ने मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का एक कारण रहा है और भारत की ओर से सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई सूचनाओं के आधार पर ही ये कार्रवाई संभव हो पाई। और अब पाकिस्तान की जवाबदेही है कि सही कार्रवाई करे जो नियम के तहत जरूरी है। यह फैसला भारत के पोजीशन के अनुकूल था और जो जानकारी भारत ने मसूद अजहर के बारे में और जैश ए मोहम्मद के बारे में जो सैंक्शंस कमेटी के सारे सदस्यों को दिया था, वो उसके अनुरूप था जो फैसला हुआ। दूसरा, हमने ये भी कहा कि ये जो फैसला हुआ ये सही दिशा में एक कदम भी था। जो आतंकवाद और इसके समर्थक के खिलाफ लड़ने के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को प्रदर्शित करता है, जो इंटरनेशनल रिजॉल्व है, वो दर्शाता है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से और उसके माध्यम से अपने इन प्रयासों को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी संगठन और उनके सरगना, उनके जो नेता हैं, जो हमारे नागरिक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। विदेश मंत्रालय ने मसूद अजहर के मामले में किसी तरह की शर्त मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसूद अजहर को लेकर आए फैसले को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मुद्दे को भटकाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। Let me make it very, very clear. We do not negotiate with any country on terrorism and on matters related to the security of the country. China has already given an explanation why the hold has been lifted. There are elements being introduced
to divert the attention from, and especially from Pakistan, on this huge diplomatic setback which they have suffered. Frankly, they have no choice. They can't welcome the decision. They can't criticize the decision. In both cases, there will be criticism at home for them. So the only option left for them is to kind of pick up some holes which they think exist. तो आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। चीन ने सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। और इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत अब पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट देशों की सूची में डालने के लिए कहेगा। उन्होंने विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष से की राजनीतिक हित से ऊपर उठकर देश के साथ एक सुर में बोलने की सलाह दी। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने को भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया। In every such opportunity that the Prime Minister had during his bilateral talks with countries and in multilateral fora, the need to recognize Pakistan as the land which, as per publicly available data, more than 35 declared terrorist organizations which have been called out as being terror organizations are located in Pakistan. And from among them, Masood Azhar's name as the leader and the mastermind of several attacks which spanned over a decade have all been recognized. लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद इसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग चाहेंगे कि देश को जो ये गौरव प्राप्त हुआ है इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय का और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी विजय का, उसमें कम से कम इस देश का विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ न्यूज रूम से। अखिलेश, आज विदेश मंत्रालय के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम किस तरह से देखें? खास तौर पे साफ तौर पे कहा गया है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो सबूत सौंपे उसी के तहत की हुई ये कार्रवाई है। निश्चित तौर पे अभिलाषा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब ये फैसला आया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 कमेटी की तरफ से, तब पाकिस्तान ने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि इसका पुलवामा से कोई मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतें होती हैं उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया हरकत में आई पुलवामा हमले के बाद, और उसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक नए सिरे से प्रस्ताव दिया, उसके बाद चीन को एक समय सीमा दी कि आपको इस समय सीमा के अंदर अपना रुख स्पष्ट करना है। 15 मई के बाद की समय चाह रहा था चीन, लेकिन चीन को इन देशों ने मजबूर किया कि नहीं, आप 1 मई तक अपनी स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे की कार्रवाई में सुरक्षा परिषद में खुली बहस, महासभा में खुली बहस, इसके बाद चीन की किरकिरी होती। तो निश्चित तौर पे पुलवामा हमले के बाद ही जो स्थितियां बनी पूरी दुनिया में, भारत ने अपने खिलाफ जो आतंकवादी हरकतें पाकिस्तान की धरती से होती है उसके बाद सारी जानकारियां न सिर्फ सुरक्षा परिषद के सदस्यों को दी, बल्कि 1267 कमेटी के जितने सदस्य थे सबको दी, और अन्य जो देश हैं, महत्वपूर्ण देश, मित्र देश हैं, उन सबको दिया गया। उसके बाद ही ये स्थिति बनी। तो निश्चित तौर पर पुलवामा हमले के बाद जो स्थिति बनी थी, और वही कारण बना मसूद अजहर के बैन का। दूसरी बात जो ये है कि कई बार पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो पिन होल करे कि नहीं जी इसके कारण नहीं था, लेकिन एक बड़ी कहावत है, डेंग जियाओपिंग चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो कहा जाता है कि मॉडर्न चीन का जनक डेंग जियाओपिंग है, जिन्हें आर्थिक सुधार दिया। उन्होंने कहा था कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद,
अगर वो चूहे खाती है कि नहीं खाती है इस बात पर निर्भर करता है। तो मसूद अजहर के खिलाफ प्रतिबंध लगाना भारत का पूरा प्रयास था और भारत की सारी बातें इसी बात की थी कि मसूद अजहर को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया जाए, उसके खिलाफ जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध लगाया जाए। तो वह बात पूरी हुई है। प्रस्तावों की भाषा या जो बातें हुई उसका कोई मतलब नहीं है। अभिलाषा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत जाकिर नाइक की 50 करोड़ 46 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है और ईडी ने जाकिर नाइक के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की है। अपराध के आय के रूप में जाकिर की कुल 193 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति की पहचान की गई है और इससे पहले ईडी ने 22 दिसंबर 2016 को नाइक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक की कुल संपत्तियों की कीमत 50 करोड़ 46 लाख के करीब लगाई है और इसके अलावा ईडी ने मोहम्मद सलमान और उसके परिवार के सदस्यों की करीब 73 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया है। ये पैसा लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज मोहम्मद सईद और अन्य लोगों द्वारा उसे दिया गया। और आइए अब खबरों में देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबरें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। राजगढ़ की चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने 55 सालों के शासन में सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया है। और राहुल बाबा एंड कंपनी गरीबों की बात करती, 5 पीढ़ी से शासन किया, 55 साल तक शासन किया, मगर आपने इस देश के गरीबों के लिए क्या किया भैया? जरा बताओ राहुल बाबा, ये बावरा की जनता आपसे सुनना चाहती। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाने के लिए काम। अमित शाह ने इसके बाद नीमच में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को 10% आरक्षण दिया। अगड़ा समाज के बच्चे सालों से मांग करते थे, सालों से मांग करते कि जो गरीब बच्चे हैं अगड़ा समाज के, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर कोई उनकी मांग को मानता नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला लिया, पिछड़ा और दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण कम करे बगैर अगड़ा समाज के सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज झारखंड और राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जयपुर की चुनावी रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों को हर महीने एक निश्चित रकम दी जाएगी। कहते हैं राहुल जी, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को उस दिन तक बैंक में पैसा आएगा जब तक उन लोगों की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी। जिस दिन 12,000 रुपए प्रति महीना से आमदनी ज्यादा हो जाएगी उस दिन उनको नहीं मिलेगा, मगर उस दिन तक उनको मिलेगा। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। देखिए, मेरा फोकस 19 भी है, 2022 भी है। 19 में ये फोकस है कि बीजेपी को हराना है उत्तर प्रदेश से, ये फोकस है और इसी फोकस के साथ जो भी कार्य मैंने किए हैं इसी फोकस के साथ किए हैं। 2022 में मैं कांग्रेस के संगठन को मैं तब तक मजबूत बनाऊंगी, खड़ा करूंगी ताकि हम 2022 में एक अच्छी लड़ाई लड़ें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल महागठबंधन को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रही हैं। यही मुख्य वजह है कि अब तो इस कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी कहते घूम रहे हैं कि चाहे बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं, लेकिन सपा व बसपा गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ चुनाव नहीं जीतने चाहिए। और आइए रुक करते हैं, मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। नवविक्रम, हमने बयान सुना मायावती का कि कांग्रेस पर उन्होंने सीधा सीधे निशाना साधा है कि मिले हुए हैं और नहीं चाहते कि गठबंधन को जीत मिले। ये किस तरह की हम रणनीति कहें कि बीजेपी कहती है कि ये मिले हुए हैं आपस में, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का कल बयान आया था कि अगर कांग्रेस को ज़्यादा नहीं सीटें मिलती हैं तो भी हम नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को। कुल मिलाकर इस चरण में ये किस तरह की रणनीति पार्टियों की देखने को मिल रही है? देखिए अभिलाषा, अगर हम इस चरण के अलावा अगर इससे पहले के चरण में देखें तो हमने ये देखा है लगातार कि बीएसपी को शुरुआत से ये डर सता रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में सेंध लगा रही है। शुरुआत से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उतने हमलावर नहीं दिखाई दिए कांग्रेस पर, लेकिन मायावती लगातार इस पर हमलावर कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दी। प्रियंका गांधी का जो कल का बयान था उसे बड़ा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी को इस बात पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर लाया गया है, उनके पास 40 से ज़्यादा सीटों की जिम्मेदारी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि वो इस समय अमेठी और रायबरेली तक सीमित हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां अमेठी और रायबरेली में कर रही हैं। हालांकि वो कई और जगह पर रोड शो और पार्टियों के पक्ष में प्रचार कर रही हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है बावजूद इसके करीब 6 बार अमेठी आ चुकी हैं प्रियंका गांधी। और जो उनका कल का बयान था कि एक तरह से सफाई देती हुई नजर आ रही थी कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो भाजपा के वोट काट रहे हैं, बल्कि गठबंधन के नहीं। तो ऐसे में एक तरह से मायावती को बसपा सुप्रीमो को संदेश देने की कोशिश थी कि गठबंधन को कांग्रेस पार्टी की वजह से इतना नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन मायावती की नाराजगी आज फिर दिखाई दी साफ। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर दोनों पर निशाना साधा और दोनों पार्टियों को गठबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया कि ये जो गठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है उस कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी खड़े किए हैं जिससे कि जो गठबंधन के वोट में सेंध लगाते हैं। ऐसे में सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि शुरुआत में बशर्ते गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन कई सीटों पर ये देखा गया था। बिल्कुल नवविक्रम, सही कहा आपने। और इस चरण के चुनाव में अपने वोटर्स को जो बात समझाने की कोशिश उन्होंने की है वो कितनी समझ में आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पे ज्यादा जानकारी हमें देने के लिए। और बात तूफान फौनी की करते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान फौनी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके कल दोपहर तक ओडिशा तट को पार करने की आशंका है। इसके असर से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं और बारिश हो रही हैं। इस तूफान से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 19 जिले बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार भी हालत पर नजर बनाए हुए है। ओडिशा तट पर फौनी चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य सरकार ने तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है और यहां करीब 900 शिविर की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ओडिशा के तटीय जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। 3 दिन के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियां दोनों सतर्क पर हैं। एनडीआरएफ की 41 टीमें आंध्र प्रदेश में, 28 ओडिशा में और 5 टीमें बंगाल में तैनात कर दी गई हैं।
वहीं इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री ने आज तूफान फौनी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पीएमओ के अधिकारी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव के अलावा आईएमडी, एनडीआरएफ, एनडीएमए के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री को तूफान की रफ्तार, दिशा और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। तटरक्षक बल, नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। तीनों राज्यों में सेना और वायुसेना को भी सतर्क पर रखा गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने चक्रवाती तूफान फौनी के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए सभी तटीय हवाई अड्डों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री तूफान फौनी को नजर में रखते हुए पूर्व तटीय रेलवे अब तक 103 ट्रेनें रद्द कर चुका है। बंगाल से आए हुए पर्यटकों की वापसी के लिए 3 अलग ट्रेनों की व्यवस्था पूरी से की गई है। सीबीएसई ने 12वीं के सभी रीजन के रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं। 12वीं की परीक्षा में कुल 83.4% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई की चेयरमैन अनीता ने बताया कि 88.7 लड़कियां और 79.5% लड़के पास हुए हैं। हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा ने इस बार 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। दोनों ने ही 499 अंक हासिल किए हैं। त्रिवेंद्रम क्षेत्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और वहां 98.2% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। और चेन्नई क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 92.93% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं दिल्ली क्षेत्र में 91.87% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। मैंने धीरे धीरे मार्क्स के बारे में सोचना खत्म किया। थोड़ा पहले मार्क्स के बारे में बहुत सोचती थी। मैंने अपने डाउट्स हमेशा क्लियर किए। आई एम श्योर ये बाकी टॉपर्स भी मानते होंगे कि डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मैंने रेगुलर रखा अपनी स्टडीज को। आई ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। हर एग्जाम पे, हर छोटे बड़े टेस्ट पे ध्यान दिया, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दिया और क्लास में बहुत ध्यान से सुना। क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी है, दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड मैंने अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं किया। मैंने ब्रेक्स लिए, बिकॉज ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो इट कैन कॉज बर्नआउट, सो यू हैव टू रिलीव योर स्ट्रेस समहाउ। तो मैंने रिलैक्स भी किया, बातें की, सेल्फ टॉक किया, मोटिवेट किया। मैंने जब से मैं 12th में आई तब से कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करने शुरू कर दी और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने इस विषय में मुझे बहुत सहयोग दिया। क्या उद्देश्य है, क्या? मैं आगे चल के IAS बनकर जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें परिवर्तन लाना चाहती हूँ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पॉलिसी प्रपोजल्स ऑफ इंडिया के विशेषांक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने किताब के संपादक अनुभव श्रीवास्तव को भारतीय शासन और नीतियों पर आधारित जर्नल निकालने के लिए बधाई दी। इस किताब में देश के वरिष्ठ नौकरशाहों ने अलग अलग लोगों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस किताब में बेसिकली हम लोग पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस इन सब्जेक्ट्स पर जो है इंडिया के टॉप मोस्ट जो पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके आर्टिकल्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हमने अभी रिसेंटली स्पेशल इशू निकाला है। इसमें कई सारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरीज और काफ़ी सारे बड़े एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स ने अपने अपने आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं। पॉलिसी प्रपोजल्स ऑफ इंडिया के विशेषांक की प्रस्तावना राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने लिखी है। इस विषय पर उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। पॉलिसी प्रपोजल फॉर इंडिया किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। हमारे साथ राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी हैं जिन्होंने इस किताब का फॉरवर्ड भी लिखा है। हम इससे बात करते हैं क्या खास बातें हैं इस किताब में। सर, जो किताब उपराष्ट्रपति महोदय ने अभी विमोचन किया है, चूँकि आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक भी रहे हैं, किन खास बातों का उल्लेख आपने किया है? देखिए, ये जो किताब है एक यंग हमारे एंटरप्रेन्योर जर्नलिस्ट मिस्टर अनुभव श्रीवास्तव ने ये एफर्ट किया हुआ है और इस जो मैगज़ीन है उसका एक बहुत अच्छा थीम है। एंड इट सेज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट बट वी आर अगेंस्ट द स्टेटस को। I think this is the kind of theme that should permeate into our bureaucracy and into our entire political system, that we want to make change and make change for good. सर, चूँकि अच्छी खासी तादाद में युवा नौकरशाहों
का पदार्पण हो रहा है इस देश में, अच्छी खासी ज़्यादा हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो यूथ जो युवा ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए इस जर्नल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आवश्यक है। जैसा मैंने कहा कि जो युवा हमारा नौकरशाह है उसके में सिनिसिज्म नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है वो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, कभी सुधार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। और ये ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें लोगों ने उन्हीं परिस्थितियों में और कई बार बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिणाम दिया है और ये लोगों को शो किया है, जनता से जुड़कर पॉलिटिशियन से सामंजस्य स्थापित किए हुए, नीचे की ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेते हुए ऐसे रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो कि एक माइलस्टोन की तरह है। तो हमारा यंगर जनरेशन से सबसे ज़्यादा जो मैं इस आर्टिकल, इस जर्नल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि उनको अपना विश्वास अपनी सिस्टम में, अपनी कार्य क्षमता में और भविष्य में कुछ कर पाने की संभावनाओं में रखना चाहिए। अगर वो रखेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो महासचिव महोदय का संदेश साफ है कि इस जर्नल के माध्यम से जो युवा नौकरशाह हैं उनको अपनी कार्यक्षमता पे विश्वास करके जो देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली है उसको आगे बढ़ाना होगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।